नमस्कार बहनों और भाइयों। आप जानते हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं प्रकाश डालता रहा हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कैसा परिवर्तन संभव है जिससे कि भारतवर्ष को अगली ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके। इस संदर्भ में हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा। जब शिक्षा पद्धति भारतीयों के द्वारा नहीं बनाई गई थी बल्कि लॉर्ड मैकाले जो इंग्लैंड से आए थे, और भारत ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के साथ साथ जो 50 उपनिवेश थे इंग्लैंड के, जिसे अब यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, हर जगह शिक्षा नीति उसी प्रकार की होती थी। उस समय विचार यह था कि राज करेंगे अंग्रेज और भारत के लोग चपरासी बनेंगे, किरानी बनेंगे, टाइपिस्ट बनेंगे ताकि उनकी सेवा कर सके। पढ़ाइयाँ उसी तरह से थी। कुछ चुने हुए लोग आते थे सिविल सर्विस में। अब दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया है, भारत आगे बढ़ रहा है और उस शिक्षा नीति के परिणाम जो दिक्कतें आ रही हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उस शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन नहीं किया गया। जहाँ तहाँ बदलाव किया गया लेकिन ढांचा वही रह गया। अब जबकि प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हम देख रहे हैं और साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, वैसी हालत में क्या हम उसी शिक्षा नीति पर डटे रहें, रुके रहें, या हम परिवर्तन की सोचें? मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी चाहेगा परिवर्तन की सोचने का कारण बड़ा साफ है। समस्याएं हैं और निदान नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो वहाँ पर्यावरण की शिक्षा नहीं थी। जब हम लोगों ने आज से लगभग 20 वर्ष पहले सरकारों को लिखा, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे पहले से पढ़ ही रहे हैं, सैकड़ों साल से पढ़ाई चल ही रही है, तो ये झूठ मूठ का सुझाव देना संभव नहीं है और लेना भी संभव नहीं है, तो आप इसको भूल जाएं। फिर हम लोग मजबूर होकर के जनहित मुकदमा उच्चतम न्यायालय में करते हुए 2003 में एक ऐतिहासिक फैसला आया दिसंबर महीने में कि अब जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, चाहे पढ़ाई का स्तर पहला क्लास में हो या 10वीं में हो या 12वीं में हो, स्नातक में हो, स्नातकोत्तर में हो या डॉक्टरेट लेवल पढ़ाई हो, कोई भी विषय हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, सब जगह पर्यावरण की पढ़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। और नहीं होने से राज्य सरकारों को जुर्माना का भी प्रावधान कर दिया गया। तब एक जागरूकता आई और अब आप देख रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको क्लास 1 से क्लास 12 तक 12 किताब दी जाती है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। उनको पता तो है कि भाई पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है और अब एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी हो गया है। तो बच्चे अगर समझेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। बच्चे समझेंगे तो अपने पिताओं माताओं को भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये पर्यावरण की बात आई। अब आगे और क्या दिक्कत हो रही है? अब देखें कि आपदाएँ आती हैं, आपदाएँ आती रही हैं हजारों साल से, लेकिन अभी जो मानव निर्मित आपदाएं आ रही हैं और अभी जो महामारी है, या मानव निर्मित है या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन यह देखना होगा कि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, सयाने हैं, सबों के बीच हम आपदा शिक्षण की बात कैसे करें। इसके लिए ज़रूरी है पर्यावरण के साथ साथ 2-4 ऐसे भी विषय या यूनिट उसी पर्यावरण में आपदा प्रबंधन की बात, आपदा प्रशिक्षण की बात, आपदा शिक्षण की बात, आपदा तैयारी की बात करें, ताकि बच्चे समझें तो आकर के अपने अभिभावकों को बताएं। साथ साथ हम कार्यालय में या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में या फिर मोहल्लों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम उन लोगों को बताएं, एक्सपर्ट्स हैं, जाकर के कहें कि क्या होगा जब आपदा आएगी, तो आपकी तैयारी कैसे करें। सीधे घर से निकल जाएं,
भूकंप आया तो निकल जाएं, बाढ़ आया तो भाग जाएं, इस तरह नहीं होता है। उसके लिए चिंतन से आगे, प्रशिक्षण से और प्रबोधन से आगे बात बढ़ सकती है। तो हमें शिक्षा नीति परिवर्तन इसलिए भी लाना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी जो शिक्षा नीति है उसमें अगर किसी को नौकरी मिल गई तो उसका श्रेय उसको मिलेगा, शिक्षा नीति को नहीं, कि नौकरियां कम है और थ्योरेटिकल पढ़ाई ज़्यादा है, प्रैक्टिकल पढ़ाई कम है। थ्योरी पढ़ा दिया और प्रैक्टिकल क्लास एक थैंकलेस जॉब है। प्रैक्टिकल क्लास का जो टीचर है विज्ञान में, वह बेचारा बैठा हुआ है, कोई उसमें ध्यान नहीं देता है। जबकि कम से कम 60% पढ़ाई प्रायोगिक ढंग से, प्रैक्टिकल ढंग से होनी चाहिए और 40% थ्योरी होना चाहिए। इंजीनियरिंग में देखें, कहीं देखें, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, विद्वान है, अगर वो बल्ब फ्यूज कर गया और बल्ब में और तार में कुछ गड़बड़ी हो गई तो भाई मैं नहीं जानता हूँ, मिस्त्री को बुलाओ। भाई तो मिस्त्री ही अच्छा है, आप क्या है। अगर कोई आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, गाड़ी खराब हो गई, मिस्त्री को बुलाओ, मुझे नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि कोई मोटर है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, अगर वो जल गया तो उसे रिवाइंडिंग करनी है, देखना है, खोलना है, बोला मैं नहीं करूँगा, मिस्त्री करेगा। आप किस बात के लिए बने हैं? तो वो कहेंगे कि मैं बना हूँ कि इसको डिज़ाइन करने के लिए। डिज़ाइन की बात तो एक अलग है, पहले देखना होगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी उपयोगिता क्या है। तो हमें प्रायोगिक ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्थिति यही है कि बेरोजगारी कोई समस्या बढ़ी रही है। IAS अफसर जो बनता है वो भी कम से कम 1 साल बेरोजगार रहता है। ग्रेजुएशन के बाद या MA के बाद जब तैयारी करता है अलग से, तो उस समय बेरोजगार रहता है, लेकिन बाद में उसकी चांदी है। उसी प्रकार हमें यह भी देखना है कि बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे जो युवा हैं वो रोजगार के योग्य नहीं हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं, तो वह एक बड़ी समस्या है। यह जिम्मेदारी सरकारों की है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, कि हम ऐसी शिक्षा न दें जिससे कि लोग जो पास करके आगे बढ़ें, उत्तीर्ण होकर निकलें, वह रोजगार के लायक न रहें। यह तो एक बहुत गिरी हुई बात होगी और यह होना एक शुभ लक्षण नहीं है। तो हमें शिक्षा नीति में इसलिए परिवर्तन करना है कि हमें आगे देखना पड़ेगा कि लोग रोजगार के लायक बन सकें। अब रोजगारों की कमी है, तो इसलिए भी शिक्षा नीति में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उद्यमिता विकास के माध्यम से, अगर कोई 10th करता है, 12th करता है, या ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, या डॉक्टरेट करता है, तो उसे हमें अंतिम महीनों में एक कंपल्सरी, एक अनिवार्य पाठ्यक्रम रखना पड़ेगा कि उद्यमी कैसे बने, उद्यमिता क्या है। अगर कोई MBA किया है या कोई आदमी एडवोकेट बना है, कंपनी लॉ का एक्सपर्ट है, फिर भी वो उससे पूछा जाए कि भाई हम चाहते हैं कि समाज सेवा में ध्यान दें, ट्रस्ट कैसे बनेगा, तो वो तो मुझे पता नहीं है, ट्रस्ट का पता करता हूँ। भाई आप कैसे व्यक्ति हैं, उससे अच्छा है कि क्लास में ही बता दिया जाए। 1 महीने का एक्स्ट्रा क्लास जब पूरी पढ़ाई हो जाए तो उस पर रखा जाए कि एक जो प्रोप्राइटरी बॉडी है वह कैसे बनेगी और पार्टनरशिप कैसे होगा। अगर आप कोई व्यापार खोलते हैं तो चाहे तो अकेले खोल सकते हैं या पार्टनरशिप में 2-3 आदमी ले खोल सकते हैं। आजकल कंपनी एक्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो गया है। उसके अलावा कंपनी खोल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड खोल सकते हैं, कोऑपरेटिव खोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि समाज सेवा में जाएं तो आप ट्रस्ट खोल सकते हैं, सोसाइटी खोल सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे तो ट्रस्ट सोसाइटी समझ में नहीं आता है, अगर आपको कंपनी एक्ट समझ में आता है तो भारत सरकार ने ज़माने से, एक ज़माना था जब कंपनी एक्ट 1956 आया तो सेक्शन 25 आया, और अभी जो नया कंपनी एक्ट आया सेक्शन 8 कंपनी होता है। कंपनी है लेकिन वो लाभकारी नहीं है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उसका प्रशिक्षण होना चाहिए हमारे युवाओं के बीच, ताकि वो चाहें तो आगे खोल सकते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पास कर गए, बोलते हैं कि हमें एक छोटी सी दुकान करनी है, हमें एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो क्लास में पढ़ाई हुआ नहीं है।
तो आप पास तो कर गए मुफ्त में, विश्वविद्यालय पैसा लेगी नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए कोई एक निजी परामर्शी है जो आपसे 50,000 रुपये लेगा और ज्ञान मान्यता प्राप्त एक डिप्लोमा दे देगा आपको, ज्ञान तो आपको हो जाएगा, तो 50,000 रुपये खर्च करो। उससे अच्छा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय या JNU या भारत में जो 100-1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय है, सभी में UGC और मानव संसाधन मंत्रालय इसको अनिवार्य कर दे कि आपको 1 महीना उद्यमिता पढ़ानी होगी। उसे पढ़ाने वाले लोग उसी क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, ना कि वो जो प्रोफेसर जो बेचारे पास करके सीधे पिछले 35-40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो खुद भी पता नहीं है, क्योंकि उनके घर में भी बेरोजगार हैं। सबसे बुरी बात है कि जितने भी वाइस चांसलर है, प्रोफेसर है, जितने भी जजेस हैं या बड़े बड़े वकील हैं, उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं, सबके घर में जितने युवा युवतियां हैं, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि हमें कैसे आगे क्या करना है। लेकिन उद्यमिता विकास के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें यह भी सोचना होगा कि कैसे हम शिक्षा नीति में इन बातों के चलते हम परिवर्तन करें। परिवर्तन आवश्यक है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, यह उपयोगी होगा और उससे लोगों को फ़ायदा होगा। तभी जा कर के शिक्षा नीति को हम ठीक कर पाएंगे, उससे सही रास्ते पर ले जाएंगे और उससे भारत का विकास होगा। शिक्षा नीति में परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरत है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो कैसे हम काबू पाएंगे जनसंख्या पर? उसके लिए जनसंख्या शिक्षण के माध्यम से हम बताएंगे और हम बच्चों को यही बताएंगे कि आप गांव में जाएं और छुट्टियों के समय कैंप करें और हिंदुओं के लिए अलग संचार व्यवस्था, अलग कोई आप इस तरह का कोई खेल नाटक करें जिसमें कि हिंदू सभ्यता को देखते हुए आप ऐसी बातों का समावेश करें ताकि परिवार नियोजन हो सके। उसी प्रकार जो हमारे इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उन्हें भी अलग तरीके से समझाने की ज़रूरत है। क्रिश्चियंस को अलग समझाने की ज़रूरत है और जितने भी पारसी लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि कैसे अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। जो पारसी लोगों की आबादी घट रही है, तो यहाँ उल्टी बात है, घटे हुए आबादी को बढ़ाना है और बढ़े हुए आबादी को घटाना है। ये सब शिक्षा नीति में परिवर्तन से भी संभव होगा। तो आज के लिए इतना ही और आगे फिर हम बात करेंगे किसी दूसरे बिंदु पर। धन्यवाद। जय हिंद।